नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ ऋषिका और आप देख रहे हैं खबर दोपहर। गणपति बप्पा की आज 10 दिनों के बाद अनंत चतुर्दशी के मौके पर विदाई हो रही है। देश भर में लोग गणपति बप्पा अगले बरस तू जल्दी आना की उम्मीद के साथ आज गणेश भगवान को विदा कर रहे हैं। मुंबई में लाल बाग के राजा की विदाई की बड़ी धूमधाम से ढोल नगाड़ों के साथ हुई। ये तस्वीरें मुंबई के लाल बाग राजा की आपको दिखा रहे हैं, जहां लाल बाग के राजा की धूमधाम के साथ विदाई की जा रही है। चलिए बढ़ते आगे और दिल्ली की नई आबकारी नीति को लेकर बवाल मचा हुआ है और ये बवाल अब थमता नजर नहीं आ रहा है। इस मामले को लेकर भाजपा अब और हमलावर हो गई है। दिल्ली प्रदेश भाजपा ने अब आम आदमी पार्टी सरकार के सभी मंत्रियों के आवास पर विरोध प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जताई है और रावण के रूप में सभी का पुतला फूंक कर विरोध जताया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली भाजपा द्वारा आज 9 सितंबर को केजरीवाल सरकार के मंत्रियों के आवास के बाहर नई आबकारी नीति के खिलाफ सभी मंत्रियों का रावण के रूप में पुतला फूंककर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। हमारे जन आंदोलन है। हम दिल्ली के जन जन तक जा रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने भ्रष्टाचार की सीमाएं तोड़ दी हैं और उन्होंने दिल्ली की आम जनता के साथ विश्वासघात किया है। जो कहते थे हम आम इंसान की बेहतरी के लिए काम करेंगे, वो शराब माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए कुर्सी पर बैठकर काम करते हुए उन्होंने दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे को शराब माफिया को लुटाया है, दिल्ली के खजाने को लुटाने का काम किया है। ऐसे भ्रष्टाचारी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जब तक उनको बर्खास्त नहीं किया जाता, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, ये सरकार के खिलाफ ये आंदोलन जारी रहेगा। और दिल्ली के आजाद मार्केट के शीश महल में बन रही एक बिल्डिंग गिरने से बड़ा हादसा हो गया। बिल्डिंग के मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। वहीं अब तक 5 लोगों को निकाला जा चुका है। मलबे में कई अन्य मजदूरों के दबे होने की भी आशंका है। राहत और बचाव के लिए दमकल और प्रशासन की टीम मौके पर है। 2 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक हादसे के वक्त बिल्डिंग में 7 से 8 मजदूर मौजूद थे। हादसा सुबह 8 बजे हुआ है। ऐसे में बताया जा रहा है कि इस दौरान कुछ स्कूली बच्चे भी यहां से गुजर रहे थे। एक चश्मदीद का कहना है कि कुछ बच्चे भी मलबे में दबे हो सकते हैं। अभी जो स्थिति है, रेस्क्यू कार्य चल रहा है। जो सूचना मिली है 6 से 7 लेबर के आदमी इसके अंदर फंसे होने की संभावना है। जो 5 आदमी इंजर्ड थे उनको हिंदूराव हॉस्पिटल भेज दिया गया है। उनके इंजरी हुई थी जो रास्ते में थे। तो अभी 6-7 लोगों के फंसे होने की आशंका सर, जैसा इन्होंने बताया जो लेबर यहाँ पे काम कर रही थी। इसकी 4th फ्लोर बन चुकी थी बिल्डिंग, उसके ऊपर चढ़ा रही थी, तभी ये हादसा हुआ है। और गोवा के कर्लीज रेस्टोरेंट को गिराने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह के शुक्रवार को होगी। पर्यावरण नियमों का उल्लंघन के चलते एनजीटी ने इसे गिराने का आदेश दिया था। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए अगली सुनवाई करने का फैसला लिया है। फैसला होने तक रेस्टोरेंट में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी। ये वही कर्लीज रेस्टोरेंट है जहां आपको बता दें कि जहां पर सोनाली फोगाट की हत्या हुई थी। इस रेस्टोरेंट के मालिक एडविन नुन्स ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी के कर्लीज रेस्टोरेंट को गिराने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे एनजीटी ने खारिज कर दिया था। इसके बाद कर्लीज रेस्टोरेंट के मालिक ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। और चलिए अब बात भरतपुर की, जहां बैंक लूटने आए बदमाशों के मंसूबे तब नाकाम हो गए जब एक कर्मचारी ने समय रहते सायरन बजा दिया और बदमाश फरार हो गए।
स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कैसे ये 4 नकाबपोश बदमाश पीएनबी बैंक में लूट के इरादे से घुस रहे हैं। 4 नकाबपोश बदमाश बाइक पर सवार होकर बैंक पहुंचे, जहां उन्होंने हवाई फायर किए, लेकिन तभी वहां मौजूद एक कर्मचारी ने बैंक का सायरन बजा दिया, जिसे सुनकर बदमाश हवाई फायर कर भागने लगे। बैंक में उपभोक्ताओं की भीड़ लगी हुई थी और उसी का फायदा उठाकर बदमाश फरार हो गए। वारदात कल दोपहर बाद की है, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं जोधपुर से आई कुछ तस्वीरें। ये वो तस्वीरें हैं जो शर्मसार करती हैं, इंसानियत को बदनाम करती हैं। पहले आप तस्वीरें देखिए जरा। सड़क पर जहां तक नजर जाएगी, बीच सड़क पर यूं ही गायों के शव पड़े हैं। पूरे 1 किलोमीटर तक तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन सच यही है। लंपी से गौवंशों की मौत के बाद ये तस्वीरें अब आम हो चली हैं। नियम कहता है, सरकार के निर्देश हैं, गाय की मौत के बाद गहरा गड्ढा खोदकर दफनाया जाए, लेकिन उसकी तामील कितनी हो रही है, उसकी बानगी ये तस्वीरें हैं। और ये तस्वीरें जोधपुर से आई हैं। जोधपुर के गंगाना रोड पर स्थित राजीव कॉलोनी से तस्वीरें हैं, जहां सड़क पर गायों के शव पड़े हैं। ये शव सड़ रहे हैं, बीमारियों को दावत दे रहे हैं। इलाके के लोग दुर्गंध में जीने को मजबूर हैं, लेकिन प्रशासन है जिसे शायद कुछ दिख नहीं रहा, और सियासत तो इस पूरे मामले पर हो ही रही है। और लंपी को लेकर सियासी जंग भी जारी है। बीजेपी प्रदेश सरकार को घेर रही है। प्रदेश भर में बीजेपी जिला कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंप रही है। साथ ही साथ सरकार को लंपी से निपटने को लेकर पूरी तरह से फेल बता रही है। सरकार की तरफ से इस समय कोई किसी तरीके का व्यक्तिगत तौर पर सरकार का कोई प्रयास दिखता नहीं है। सरकार खाली वर्चुअली कनेक्ट है, या चिट्ठी पत्री लिखती है, या उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की काम करती है। लेकिन ये बताएं, क्योंकि राजस्थान से कंसर्न है, कम से कम यहाँ के गोवंश को, पशुधन को बचाने के लिए, किसानों को सहूलियत देने के लिए आपका नैतिक कर्तव्य है कि राजस्थान में इस चीज को युद्ध स्तर पर आप लोग एक अच्छी कार्य योजना के साथ करें, तो मुझे लगता है बेहतर होगा। लेकिन अभी स्थिति जिस तरीके से देखते हैं, वो बहुत ही मानवीय संवेदनाओं को झकझोरने वाली है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है, चिंताजनक भी है। सरकार संज्ञा शून्य है। 74 ऐसे पशु चिकित्सालय उपकेंद्र है जो बंद पड़े हैं। इस लंपी के फैलने के बाद एक भी चिकित्सक और पशुधन सहायक की नियुक्ति नहीं हुई, दवाइयां नहीं है, और मृत पशुओं को दफनाने के लिए वैज्ञानिक तरीका नहीं है। और जिन गरीब किसानों के लाखों रुपए के पशु चले गए, उसका सर्वे करवा करके उनको मुआवजा देना चाहिए, परंतु पता नहीं है अशोक गहलोत जी को क्या हो गया है, वो इस तरफ काम कर नहीं पा रहे हैं। को लेकर सियासत तेज है। बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है, सवाल उठाए जा रहे हैं। गायों की मौत के बाद खुले में छोड़ने को लेकर, सड़क पर गायों के शवों को लेकर तो अब पशुपालन मंत्री ने मोर्चा संभाल लिया है। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने सभी जिला कलेक्टर्स और स्थानीय निकायों को संक्रमित पशुओं का गाइडलाइन के मुताबिक दफनाने के निर्देश दे दिए हैं। आपको बता दें कि पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया से बात की हमारे जयपुर संवाददाता राकेश शर्मा ने। राजस्थान में लंपी वायरस तेजी से फैलता जा रहा है और पशुओं के मौत के आंकड़े भी चिंताजनक होते जा रहे हैं। हमारे साथ पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया हैं, उनसे बात करते हैं कि जिस तरीके से मृत पशुओं को स्थानीय निकायों द्वारा खुले में डाला जा रहा है, किस तरीके से वो हानिकारक हो सकता है और किस तरीके से सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है। तो जिस तरीके की जो तथ्य सामने आ रहे हैं कि मृत पशुओं को, लंपी से संक्रमित पशुओं को बाहर फेंका जा रहा है, किस तरीके की आपके पास सूचनाएं हैं और क्या कुछ सरकार इसमें आगे करे? देखिए, ये सूचनाएं जो हमारे को प्राप्त हो रही है उसके बारे में पूरी जानकारी है और कल भी हमने रिव्यू किया है। उसमें जिला कलेक्टर्स को पाबंद किया गया है कि स्थानीय निकाय की जो जिम्मेदारी है, चाहे नगर पालिका हो, नगर निगम हो, ग्राम पंचायत हो, उनको पैसा भी अलग से दिया गया है। एसडीएम्स और कलेक्टर्स को पाबंद किया गया है और जो जानकारी मिल रही है हम रोज़ उस पर बातचीत करते हैं। और हमने पूरी सख्ती के साथ में कलेक्टर्स को पाबंद किया है कि विधि विधान के साथ में जो मृत गाय है, हमारा गोवंश है, उसका वो डिस्पोजल करें। और कल से इसमें काफ़ी सुधार भी हुआ है। मैं लगातार
कलेक्टर्स के संपर्क में हूँ और जहाँ से भी जानकारी हमारे को ऐसी मिलती है हम तुरंत उस पर कार्रवाई करते हैं। और उनको ये भी कहा गया है कि लंपी बीमारी से जो गोवंश है उसका अलग डिस्पोजल करें और जो सामान्य रूप से जो बुजुर्ग जानवर है जिसकी उम्र हो जाती है उसका वो अलग से डिस्पोजल करें, क्योंकि कहीं ठेका प्रथा भी है ग्राम पंचायतों में, पंचायत समितियों में, नगर पालिकाओं में, नगर निगम में, तो ठेकेदारों को भी ये पाबंद किया गया है कि वो डिस्पोजल की जो कार्य प्रणाली है उसमें सुधार करें। ये जो खुले में डाल रहे हैं, किस तरीके से इससे बीमारियों की आशंका है? लंपी वायरस तो फैलता ही है, दूसरे जो पशु हैं वो भी संक्रमित हो सकते हैं और भी बीमारी आ सकती है। निश्चित तौर पे आप सही कह रहे हैं कि संक्रमण फैलने की तो आशंका बहुत ज़्यादा रहती है, इसीलिए हमने कल से कलेक्टर को दोबारा कहा है कि जहाँ भी इस प्रकार की जानकारी है तुरंत डिस्पोजल वो खुद अपनी व्यवस्था के अनुसार करवाएं। तो चीन और ताइवान के बीच मची तकरार में अब फ्रांस की एंट्री हो चुकी है। खबर तो यह है कि अमेरिका के बाद अब फ्रांस के सांसद ताइवान जाने की तैयारी में है, यानी चीन के खिलाफ एक ऐसा वैश्विक चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है जिससे निकलना चीन के लिए बेहद मुश्किल हो सकता है। कहा तो यह भी जा रहा है कि फ्रांस के सांसदों का दौरा आग में घी डालने का काम कर सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। चीन को फिर उकसाने की साजिश। अब ताइवान जाएंगे फ्रांस के सांसद। जंग के शोले भड़काने की तैयारी। चीन के खिलाफ ग्लोबल वॉर की तैयारी। नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बाद से ताइवान के आसमान को चीन ने अपनी वॉर प्रैक्टिस का हिस्सा बना लिया है। अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल की इस यात्रा के बाद से चीन ने ताइवान के समंदर में अपने जंगी जहाजों को उतार दिया था। तब से अब तक अगर चीन और ताइवान में कुछ कॉमन है तो वो है दोनों देशों का एक दूसरे के खिलाफ युद्धाभ्यास। ताइवान की धरती पर नैन्सी पेलोसी के कदम पड़ते ही चीन गुस्से से तिलमिला उठा था। शी को लगने लगा था कि उनकी धमकियों का न तो ताइवान पर कोई असर हुआ है और न ही अमेरिका पर। यही वजह थी कि चीन के लड़ाकू। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज से गृह मंत्री अमित शाह का राजस्थान दौरा शुरू होने जा रहा है। जैसलमेर में अमित शाह बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। बीएसएफ के अधिकारियों के साथ अमित शाह बैठक करेंगे। 10 सितंबर को सुबह तनोट जाकर दर्शन करेंगे और मंदिर कॉम्प्लेक्स परियोजना का भूमि पूजन कार्यक्रम भी उसमें भी शामिल होंगे। सीमा पर्यटन विकास कार्यक्रम के तहत कार्यक्रम होगा। जैसलमेर के बाद वो जोधपुर जाएंगे। अमित शाह जोधपुर में बीजेपी ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में भी शामिल होंगे। बता दें कि समापन सत्र के मुख्य अतिथि रहेंगे अमित शाह। मारवाड़ से बीजेपी साधेगी ओबीसी वोटर। ओबीसी आरक्षण के बहाने कांग्रेस पर निशाने। मिशन 2023 की तैयारी में जुटी बीजेपी। पश्चिम राजस्थान के प्रमुख शहर जोधपुर में ओबीसी वर्ग की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में पार्टी के कार्यकर्ता और दिग्गज जुटे हुए हैं। मकसद 2023 के विधानसभा के रण में ज्यादा से ज्यादा सीट जीतकर राज्य में सरकार बनाने का। चुनाव में जाने से पहले भाजपा का जोर सोशल इंजीनियरिंग पर होगा ताकि ओबीसी समेत सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ सके। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृहनगर में भाजपा ओबीसी फॉर्मूला आजमाकर आगामी चुनाव में एक बड़े वोट बैंक के रूप में एक वर्ग को अपने पाले में
डालने की जुगत में है। ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के शुरू होने से पूर्व संध्या पर बृहस्पतिवार को प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। इसमें भाजपा राजस्थान की विकास यात्रा, मोदी सरकार की उल्लेखनीय उपलब्धियां, भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा, गरीब कल्याण को समर्पित मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में पोस्टर और बैनर के जरिए बताया गया है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का इसलिए धन्यवाद दूंगा कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा और अपने मंत्रिमंडल में अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों का अधिकांश प्रतिनिधित्व, ये अपने आप में इस बात को पुख्ता करता है। मोदी जी की जितनी लोक कल्याण की नीतियां हैं वो गांव, गरीब और अन्य पिछड़ा वर्ग को समर्पित हैं, चाहे वो जनधन के खाते हों, चाहे वो उज्ज्वला हो, चाहे वो आवास हो, चाहे आयुष्मान हो, चाहे पीएम किसान हो। ये तमाम नीतियां हैं जो देश के अन्य पिछड़ा वर्ग को एक अम्ब्रेला के नीचे लाते हैं, एक झंडे के नीचे लाते हैं। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा कार्य समिति में मोदी सरकार के पिछले 8 वर्ष में पिछड़े वर्ग समाज के लिए किए गए महत्वपूर्ण निर्णयों पर चर्चा के साथ ही कई राजनीतिक प्रस्ताव पास किए जाएंगे। विविध सत्र में केंद्रीय स्तर के नेता संबोधित करेंगे। बैठक में राजस्थान के मौजूदा हालात पर चर्चा होने के साथ ही ओबीसी वर्ग को पार्टी के साथ जोड़ने पर जोर दिया जाएगा, ताकि पूरे प्रदेश में पिछड़े वर्ग का समर्थन लेकर सरकार बनाएंगे। पार्टी का दावा है कि पिछले 75 साल में जब कभी भी अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण का मुद्दा आया है, कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया। कभी 75 साल के अंदर कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के विरोधी थे। जब भी आरक्षण का मुद्दा आया, काका कलेक्टर कमीशन से लेकर मंडल कमीशन, कभी कांग्रेस का समर्थन नहीं किया। राजस्थान के विधानसभा चुनाव मिशन 2023 और लोकसभा चुनाव 2024 में पार्टी को इस मंथन से कितनी सीटें मिलेंगी, ये इस बैठक के बाद जमीनी स्तर पर किए काम तय करेंगे। बैठकों के आखिरी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे, जो कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करेगा। फिलहाल स्थानीय भाजपाइयों की पूरी ताकत अमित शाह के दौरे को लेकर लगी नजर आती है। रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का गुरुवार को निधन हो गया। वो पिछले कुछ वक्त से बीमार थी। 96 साल की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय फिलहाल स्कॉटलैंड के बालमोरल कासल में थी। यहीं उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। वो सबसे लंबे समय 70 साल तक ब्रिटेन की क्वीन रही। 70 साल तक एलिजाबेथ द्वितीय ने ब्रिटेन पर अपना शासन जमाया। पीएम मोदी ने एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर दुख जताया है। ये 5 तस्वीरें, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया और इससे पूरे ब्रिटेन में शोक की लहर दौड़ गई है। 7 दशक तक एलिजाबेथ ने ब्रिटेन में राज किया। 70 साल तक करीब उन्होंने यहां पर उनका शासन रहा और अब पूरे ब्रिटेन में उनके निधन के बाद शोक की लहर दौड़ गई है। पीएम मोदी ने भी, दुनिया भर के तमाम नेताओं ने दुख जताया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके दुख जताया है उनकी निधन की खबर पर। गुरुवार देर रात उनका निधन हो गया। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय 1926 से 2022 तक का उनका सफर रहा। तो चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।